हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है नातेदारी, जैसे कि हम सोशियोलॉजी में बीए प्रीवियस में या बीए सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं। तो नातेदारी क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में अगर हम अपनी डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं वर्ड, तो हम रिश्तेदारी उसके लिए यूज़ करते हैं। उसे ही समाजशास्त्र में नातेदारी कहा जाता है। तो नातेदारी को इंग्लिश में कहते हैं किनशिप। तो जो अंग्रेजी भाषा का जो किनशिप शब्द है, उसका अगर हम हिंदी अर्थ देखें कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है संगोत्रता, बंधुत्व या फिर स्वजन। संगोत्रता मतलब एक ही गोत्र के लोग, बंधुत्व जिनमें ब्रदरहुड हो साथ में, स्वजन यानी कि अपने लोग। तो इसको ही नातेदारी कहा जाएगा। और अगर नातेदारी को देखें कि नातेदारी और जो विवाह होता है, रिश्तेदारी या विवाह जो होता है, जो हमारा एक जीवन होता है, हम समाज में रह रहे हैं, तो समाज में हम सामाजिक जीवन अगर जीते हैं तो उसके ये आधार होते हैं, ये आधारभूत तथ्य देते हैं। जो भी हमारी यौन इच्छाएँ होती हैं, हमारी जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं, जो हमारी यौन इच्छाएँ होती हैं, सेक्सुअल डिज़ायर, वो विवाह को जन्म देती है। क्योंकि हमने यौन इच्छा की पूर्ति के लिए विवाह जैसी संस्था बनाई है समाज में कि आपको विवाह करना होगा। तो जो विवाह होता है, विवाह जो संस्था होती है, ये जन्म देती है परिवार को। क्योंकि जब विवाह होगा तो दो लोगों का जो विवाह होगा तो उनका परिवार बनेगा, और जब परिवार बनेगा तो आगे चल के फिर उससे नातेदारियाँ बनती। तो जो यौन इच्छाएँ होती हैं हमारी, वही विवाह को जन्म देती है, और फिर विवाह हमारी परिवार और नातेदार। आगे कहते हैं कि संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो जो भी संबंध व्यक्ति बनाता है, तो वो आपस में इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, उसके बाद वो संबंध बनते हैं। और जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य आपस में बंधे होते हैं, बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ से वो बंधे हुए, रिश्तों के संबंधों से बंधे होते हैं, और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। ऐसे आपका किसी से कोई संबंध हो सकता है, लेकिन जब उसको समाज स्वीकृति देता है, जब दो लोगों को एक साथ रहने की समाज स्वीकृति देता है, उसके लिए उन्होंने विवाह संस्था बना रखी है, तब वो दो लोग एक साथ रह सकते हैं, उसे तब समाज स्वीकृति देगा। ऐसे कोई किसी के साथ रहे तो उसे समाज स्वीकृति नहीं देगा। तो जो संबंध जो होते हैं, जो समाज द्वारा स्वीकृति जिन्हें मिली होती है, उन्हें ही हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और अगर सिंपल सी एक लाइन में हम कहें तो रक्त या विवाह का बंधन जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है। नातेदारी के जो संबंध होते हैं वो रक्त पर आधारित होते हैं, रक्त संबंधी भी होते हैं, और विवाह से भी लोगों का संबंध होता है। तो रक्त संबंध या फिर विवाह का वो बंधन जो लोगों को एक साथ एक समूह में बांधता है, उसे ही नातेदारी कहते हैं। तो ये था समाजशास्त्र में नातेदारी क्या होती है, उसका क्या अर्थ है। अब आती है नातेदारी की परिभाषाएं। जो नातेदारी होती है उसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो नातेदारी की परिभाषाओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली परिभाषा आती है चार्ल्स विनिक के अनुसार। चार्ल्स विनिक कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हुए संबंध आते हैं जो अनुमानित, उसको आप कल्पित भी कह सकते हैं, और वास्तविक संबंध जिन्हें आप रक्त संबंध कहते हैं, उस पर आधारित है। तो चार्ल्स विनिक क्या कहते हैं? चार्ल्स विनिक कहते हैं कि अगर हम नातेदारी व्यवस्था की बात करें जो भी समाज में होती है, तो उसमें जितने भी वो संबंध आएंगे जिसको समाज ने मान्यता दी हुई, जिसको भी हमने अर्थ में भी पढ़ा कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त। तो यही चार्ल्स विनिक कह रहे हैं कि जिसको समाज मान्यता देता है ऐसे संबंध, उसमें दो तरीके के संबंध हो सकते हैं, जिसको कि चार्ल्स विनिक बता रहे हैं। एक तो चार्ल्स विनिक बताते हैं वास्तविक संबंध। वास्तविक संबंध में हमारी जितने भी रक्त संबंधित आते हैं, जैसे हमारे पिता से हमारा रक्त का संबंध और हमारे माता से हमारा रक्त का संबंध, ठीक है। तो जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे रक्त संबंधी है, हमारे भाई बहन हमारे रक्त संबंधी।
कुछ जो रक्त संबंधी है वो हमारे वास्तविक संबंधी हैं, ऐसा बता रहे हैं चार्ल्स हेनिक। और कुछ होते हैं कल्पना कल्पित संबंध या फिर अनुमानित, जैसे कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं, तो वो उन्होंने जैसे किसी को गोद लिया तो वो उस उनका बच्चा बना, तो वो कल्पित संबंध में आता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं, कोई किसी को मान लेता है कि ये हमारा ये, और उससे भी संबंध चल रहे हैं, रिश्ते चल रहे हैं, तो वो आपके अनुमानित संबंध में आते हैं। ऐसा बताया चार्ल्स ने। अगली परिभाषा आती है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं, जो कि सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। तो इन्होंने क्या बताया है? रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं कि जो भी नातेदारी संबंध होते हैं वो वंश पर स्थित, जैसे कि आप कहते हैं ना ये वंश है, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, तो वही जो हमारा वंश होता है, कुछ हमारे समाज के रहने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसके लिए वो वंश संबंध बनाए गए। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके प्रथागत स्वरूप, कि प्रथा से ये चीज़ चली आ रही है, ये चीज़ हमारी ट्रेडिशन से है, ये चीज़ हमारी प्रथा से ऐसा हो रहा है, तो परंपरागत रूप से ये चीज़ें चली आ रही हैं। ये नातेदारी, ये रिश्तेदारियाँ, ये सब बहुत सालों से या बहुत समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं, ऐसा बताया है रेडक्लिफ ब्राउन। अब आता है नातेदारी की प्रकार। जो भी मैंने आपको बताया कि नातेदारी जो होती है, अगर उसके समाजशास्त्र में प्रकार की बात करते हैं तो दो तरीके के नातेदारी संबंध। पहला आता है आपका रक्त मूलक या समरक्तीय नातेदारी, और दूसरा आता है विवाह मूलक नातेदारी। नातेदारी के प्रकार में दो प्रकार आते हैं, जिसमें हमारे पहले प्रकार में आते हैं जिनसे हमारा रक्त संबंध है, जिसे हम रक्त मूलक नातेदारी या समरक्तीय, जिनमें समान रक्त हो, और विवाह मूलक मतलब कि जो विवाह संबंधों पर आधारित हो गई। तो दो तरीके की नातेदारी। तो जो भी नातेदारी रक्त संबंधों पर आधारित नातेदारी को रक्त मूलक नातेदार कहा जाता है। जैसे कि हमारे माता पिता का हमसे जो संबंध होगा, बच्चों से उनके माता पिता का उनके बच्चों से जो संबंध है वो रक्त का संबंध। और भाई बहन जो होते हैं या भाई भाई होते हैं, उनका आपस में जो संबंध है वो रक्त संबंध। ये जितने भी आएंगे ये रक्त संबंधी हैं आपस में। तो ये इनकी बीच में जो नातेदारी हुई वो कैसे है? वो समाजशास्त्र कहता है कि वो रक्त मूलक नातेदारी या समरक्तीय नातेदारी। अगली जो हमारी आती है वो आती है विवाह मूलक नातेदारी। ये क्या कहते हैं? इसमें उन नातेदारों को सम्मिलित किया जाता है या उन नातेदारों को रखा जाता है जो सामाजिक अथवा कानूनी दृष्टि से विवाह संबंधों पर आधारित है। कानूनी दृष्टि से जैसे हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज होती है तो उस तरह से, या फिर हमारे यहाँ जो पारंपरिक रीति रिवाज चले आ रहे हैं उस तरह से जो एक विवाह संबंध होते हैं, तो या तो सामाजिक या फिर कानूनी दृष्टि से जो विवाह संबंध होते हैं उन पर जो भी आधारित संबंध है उन्हें हम किस में रखेंगे? वो आते हैं विवाह मूलक नातेदारी। जैसे कि पति पत्नी का एक दूसरे से कैसा संबंध हुआ? जो पति पत्नी है उनका एक दूसरे से वो विवाह संबंधी है, वो एक दूसरे के विवाह मूलक नातेदार। और वही पति पत्नी से उनके परिवार से के जो अन्य सदस्य होते हैं उनसे उनका संबंध, जैसे पति जो है, कोई भी एक लेडी है, उसका अगर हस्बैंड है, उसका पति है, उसके पिता से, उसकी माँ से सास ससुर का संबंध हो गया। ऐसे ही अपोजिट उस व्यक्ति की पत्नी के लिए उसके संबंध हो जाएंगे। तो सास ससुर, ननंद, भाभी, देवर, ये जो भी संबंध बनते हैं ये आपकी विवाह मूलक नातेदारी में आते हैं। यानी कि जब विवाह के बाद जब किसी के जो संबंध बनते हैं वो आपके विवाह मूलक नातेदारी में आएंगे। और जो आपके रक्त संबंधी हैं, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, वो आपके रक्त मूलक नातेदार में। ये थी नातेदारी के प्रकार। आज की वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र में नातेदारी क्या होती है, उसका क्या अर्थ था, उसकी परिभाषाएं, उसके कुछ प्रकार। आशा करते हैं कि आपको समाजशास्त्र में नातेदारी क्या होती है ये समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। और ऐसे ही और टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट है बीए सेमेस्टर 1 की, आप उसमें आप पढ़ सकते हैं। बीए सेमेस्टर 1 के काफ़ी टॉपिक आपको उसमें मिल जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।